वो आपके पास है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इधर देखिए, पहले टर्मिनोलॉजी देख लें। इलेक्ट्रोड, आपको अगर याद हो बेसिक टर्मिनोलॉजी में पहले दिन पे हमने ये कहा था कि दीज आर मेटालिक प्लेट्स, और मेटालिक प्लेट्स जब आप बैटरी के किसी पार्टिकुलर टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं तो उस पर कोई पार्टिकुलर चार्ज आता है। अब अगर आपके पास मेटालिक प्लेट है, ये आप अगर ये वाला बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करें सो इट बिकम्स एनोड, और ये अगर आप नेगेटिव के साथ अटैच करें इट बिकम्स कैथोड। तो इन दोनों को इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, और वाहिद जो है ये इलेक्ट्रोड है। अब देखिए इसके पीछे एक कहानी है। अगर आप ऐसे करें कि एक बीकर ले लें, आप क्या करें, आप एक बीकर ले लें और बीकर में आप कोई पार्टिकुलर सॉल्वेंट डाल दें। इधर देखिए शाबाश। और सॉल्वेंट में अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़े थे, आपको याद भी होगा, ऐसे केमिकल कंपाउंड जिसकी जब आप सोल्यूशन बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, बिजली कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इधर देखिए शाबाश। ऐसे मटेरियल जिसको जब आप एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करें और उसमें बिजली कंडक्ट की जा सकती हो, ऐसे मटेरियल्स को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपको याद होगा, एसिड्स को जब आप पानी में डालते हैं तो एसिड्स में बिजली कंडक्ट की जा सकती है। बेसिस को जब आप पानी में डालते हैं उसमें बिजली कंडक्ट की जा सकती है। साल्ट को जब आप पानी में डालते हैं तो उसमें बिजली कंडक्ट की जा सकती है। तो आप क्या करें, कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लें। आप सपोज करें एसिड है, कोई एसिड ले लें और इसको पानी में डिसॉल्व करें। अब आप क्या करें, कोई मेटल प्लेट लेकर आए, जिंक का, कॉपर का, निकल का, कोबाल्ट का, आयरन का। ये सपोज एक मेटल प्लेट है। जब भी आप कोई मेटल प्लेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो दो प्रोसेसेस पॉसिबल हैं। या तो ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में जाएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी, या ये मटेरियल सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो दो पॉसिबिलिटी है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोड जब आप उसके सॉल्यूशन में रख देते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब भी एक पोटेंशियल क्रिएट करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब भी एक पोटेंशियल क्रिएट करता है, बिजली क्रिएट कर सकता है, इन सिंपल टिपिकल वर्ड्स। तो जब भी इलेक्ट्रोड की कांटेक्ट है इलेक्ट्रोलाइट के साथ, इलेक्ट्रॉन गेन या लूज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होगा। उसी पोटेंशियल को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लेबोरेटरी में चले जाएं और एसिड ले लें और इसमें इलेक्ट्रोड रख दें, उसमें पोटेंशियल क्रिएट होगा, मगर ये पोटेंशियल आपको तब तक कोई फायदा नहीं देगा तब तक जब आप इसको एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट न कर दें और एक सर्किट कंप्लीट न कर दें। वो किस तरह करेंगे अभी समझ आ जाएगा। लेकिन बेसिक क्या है कि द पोटेंशियल व्हिच इज सेट अप, वो पोटेंशियल जो क्रिएट होता है कब, व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, यानी जब आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में किसी भी इलेक्ट्रोड को डिप करें, जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब इधर देखिए, हमेशा से जब आपने किसी चीज की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है या डिटरमिन करनी है तो ये आपने एसटीपी पे करनी है। और अब आपको याद है लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एसटीपी से मुराद स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि वहां पे लैब में आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री होना चाहिए। वहां पे प्रेशर कितना होना चाहिए, 180 atm होना चाहिए, और अमाउंट जो है वो कितना होना चाहिए, 1 मोल, या आप क्या लेके 1 मोलर होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप क्या करेंगे, आप जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, योर टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सी, योर प्रेशर शुड बी 1, और ये 1 मोलर सोल्यूशन होना चाहिए। तो जब भी 1 मोलर सोल्यूशन में आप कोई इलेक्ट्रोड रख देते हैं, जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो देखिए, इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दो टाइप्स हैं। पहले वाले को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा वाला? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरा वाला उसको कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। पहला वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा वाला रिडक्शन पोटेंशियल। इधर देखिए, ये इंतहाई इजी है।
इससे पहले हमने डिफाइन किया था कि जब भी एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करता है इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जब भी कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे कहते हैं रिडक्शन। अब देखिए ये एक इलेक्ट्रोड ले ले, इसको आप बीकर में रख दे सोल्यूशन में, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है इस प्रोसेस को कहेंगे ऑक्सीडेशन, और जितना पोटेंशियल क्रिएट होगा उस पोटेंशियल को कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यही इलेक्ट्रोड जब आप मटेरियल में रख दें और ये इलेक्ट्रॉन गेन करें, इलेक्ट्रॉन गेनिंग करने को रिडक्शन कहते हैं, तो जो पोटेंशियल क्रिएट होगा दैट वुड बी रिडक्शन पोटेंशियल। तो नॉर्मली अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोड है, ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आप कहें कि जब इलेक्ट्रॉन लूज हो कुछ पोटेंशियल को हम ई या ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो पैदा होगा। सपोज वो है एक्स अमाउंट, इसको कहते हैं ई नॉट ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको हम कहते हैं ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, जो अभी डिटरमिन करेंगे कि किस मटेरियल की कैसे होंगी। अब इधर देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, हम ऐसे करें कि एक सोल्यूशन बनाए जिंक सल्फेट का, एक साल्ट है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक साल्ट है, तो ये जिंक सल्फेट का अगर आप कोई सोल्यूशन बनाए और इसके अंदर इलेक्ट्रोड रख दे किसका, जिंक का। अब हम देखेंगे कि ये जिंक जब आप डिप करेंगे अपने सोल्यूशन में एसटीपी पे, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा। दूसरा, अगर आपके पास कॉपर हो और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आपने बनाया है जिसमें बिजली पास की जा सकती है, और आप कोई इलेक्ट्रोड इसमें रख दें और कौन सा है, कॉपर है, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन गेनिंग की प्रॉपर्टी होगी या ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखिए टिपिकली जब आप जिंक इलेक्ट्रोड को सोल्यूशन में रखते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ये इलेक्ट्रोड, और साथ में जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, +2। तो देखिए जिंक जब भी आप अपने सोल्यूशन में रखें ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस इलेक्ट्रॉन लूज करने के दौरान जो पोटेंशियल बनता है उस पोटेंशियल को कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इधर देखिए, जिंक जो आपने इलेक्ट्रोड लिया है सॉलिड, ये जब आप डिसॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, समझ आ रहे हैं, तो इधर देखिए जिंक इस सोल्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जिंक के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +2 आयन, और वो इस पानी में डिसॉल्व हो जाता है। इस दौरान जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सपोज वो आपके पास है 0.34 वोल्ट, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप क्या करें, अब आपने कॉपर डिप किया है अपने सोल्यूशन में और हम चेक करना चाहते हैं कि जब कॉपर किसी सोल्यूशन में आप डिसॉल्व करें तो ये क्या करते हैं। तो देखिए ये सोल्यूशन होता है कॉपर +2 और सल्फेट का। तो देखिए कॉपर में ये प्रॉपर्टी है कि ये सोल्यूशन से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो देखिए इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि इस सोल्यूशन में कॉपर +2 के आयंस है जो कि एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व है, वो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसमें रिडक्शन होती है, चार्ज +2 से 0 में चला गया है, यहाँ चार्ज 0 से जिंक जब ऑर्डिनरी स्टेट में हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये चार्ज 0 से +2 में जाता है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन होती है। उधर देखें ये चार्ज +2 से 0 में चला जाता है तो यहाँ रिडक्शन होती है। यहाँ जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसे हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, और सपोज इसकी वैल्यू है 0.76 वाट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक शॉर्टकट भी सीख लें, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगी और इसका फार्मूला है रेड कैट। रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे। लेकिन कुछ ऐसे भी आजकल हमने सेल डिज़ाइन किए हैं जिसमें ये उलट है। अब इसका हमें क्या फ़ायदा है, अगर आप कोई इलेक्ट्रोड ले ले और इसको सोल्यूशन में डिप करें, इसका हमें क्या फ़ायदा है। तो देखिए नॉर्मली अगर आप देखें, आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो क्लासिकल एनर्जी रिजर्वायर्स हैं, जो क्लासिकल एनर्जी के सोर्सेज हैं, तो वो नॉन रिन्यूएबल है। ये फ्यूल जो हम जलाते हैं, पेट्रोल जो हम जलाते हैं, पहले तो प्रॉब्लम ये है कि ये वक्त के साथ साथ कम हो रहे,
कोयला जो हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, इसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते। नंबर 3, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो आजकल हम रिसर्च में, साइंस में ऐसी चीज़ों की तलाश में हैं कि ये जो 3 खामियां हैं उसमें ना हो। तो देखिए, ये हमें वो खामियां दूर करने में मदद कर सकते हैं। हम ऐसी मशीनरी, ऐसे अपरेटस डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें केमिकल से हम बिजली को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि गाड़ियों में जो छोटे छोटे सेल हैं, आप रेडियो में जो सेल इस्तेमाल करते हैं, या आप जो है आपकी मोबाइल की जो बैटरी है, ये सारे केमिकल्स हैं ना, और इसी तरह के केमिकल से बनी है। और वो केमिकल पार्टिकुलर वोल्टेज क्रिएट करती है और उसी वोल्टेज से आपकी जो घड़ी है, मोबाइल है या दूसरे अपरेटस हैं वो चलते हैं। इसकी समझ आ गई है? तो देखिए, हमेशा या ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी और इससे हमें वोल्टेज मिलेगा। इधर देख ले, शाबाश। एक पॉइंट और याद रखिएगा, इधर देखिए, अगर दोनों की आप सपोज करते हैं रिएक्शन करवाएं कि ये जिंक सॉलिड है और ये रिएक्शन करता है कॉपर +2 डिसॉल्व आयन से, तो ये बनाता है जिंक +2 डिसॉल्व आयन, इधर देखिए शाबाश, और कॉपर 0 यानी सॉलिड स्टेट में। अब आप बताइए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखिए, इसमें चेक करें, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो ये 0 से +2 में चला गया है, और इसका चेक करें, ये +2 से 0 में चला गया है, तो इसने कुर्बानी दी है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये खुदगर्ज है, अपना चार्ज बढ़ाए, रिड्यूसिंग। तो मैंने इससे पहले बताया भी था कि जनरली मेटल और नॉन मेटल को आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है और एक ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन मैंने कहा ये ज़रूरी नहीं है, दोनों के दोनों मेटल्स हैं, तो दोनों के दोनों रिड्यूसिंग होने चाहिए थे, समझ आ रहे हैं? लेकिन एक एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरा क्या है, रिड्यूसिंग। अब इधर देखिए, अगर ओवरऑल इस सेल की आप पोटेंशियल कैलकुलेट करें, इधर देखिए, बातें ना करें, इस सेल की अगर आप ओवरऑल पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो इन दोनों को जमा करें, सो ओवरऑल सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू E0 ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E0 ऑफ reduction potential. So E0 of the cell would be equal to 0.34 plus 0.76 से जो भी आएगा वो इसी सेल का वोल्टेज होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक ऐसी मशीन या अपरेटस डिज़ाइन करें जिसमें एक कॉपर का सेल हो और दूसरा किसका सेल हो, जिंक का सेल हो, और दोनों अपने सॉल्यूशंस में हो, और इनको अगर हम किसी तार की मदद से कनेक्ट करें तो ये आपको बिजली दे सकता है, कोई लाइट आप जला सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट आप लेबॉरेटरी में कर सकते हैं। इसके साथ ये ख़त्म हो जाए।